अच्छा, एक बात है, जो अभी ये जो कह रहे हैं 1.5 दर्जन के करीब सीटें हैं कि इनके ऊपर रिकाउंटिंग हो जाए तो उम्मीद है कि भाजपा को जो है 37 से 50, 55, 57 सीटों पर पहुंचा सकती है। लगता है ऐसी गुंजाइश है ईवीएम में और चुनाव आयोग इनकी उस अपील को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कुछ है? अपने देसी में कहावत है कि आदमी ने कच्चा और तत्ता खाड़ते बचना चाहिए। तो ये ज़्यादा उत्साह में, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के इनने ना केवल तत्ता खाया, न कच्चा खाड़ की सोची। शमशेर गोगी ने बयान दिया कि भूपेंद्र हुड्डा वहाँ रैली करने गए असंध में, लेकिन पूरी जनसभा में अपने भाषण के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने शमशेर गोगी का नाम नहीं लिया, वोट की अपील ही नहीं करी। सत्यपाल मलिक जी का कल इंटरव्यू में देख रहा था मनदीप पुनिया के साथ, उन्होंने बकायदा ये कहा कि मैं हरियाणा में आके प्रचार करना चाहता था और मैंने बकायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था कि मैं हरियाणा में काम करना चाहता हूँ। अदरवाइज वही कांग्रेस है, उसी कांग्रेस में तो गोकुल सेतिया है, उसी कांग्रेस में जस्सी पेटवाड़ है, उसी कांग्रेस में बलराम दांगी है। बढ़ने के बाद इनका अहंकार ही खत्म होने का नाम नहीं ले रखा है। हो रहा है जो सारा मैं बलराज कुंड के पीछे पड़ रहा है कि बसें क्यों बंद कर दी। भाई उसने बसें बंद कर दी, हमने दारू भी तो पिलानी बंद कर दी। वो बस चला के वोट मांगा था, तम दारू पिया के वोट मांगा तो हमने दारू पिलानी बंद क्यों कर दी। एविडेंस है सरपंच साहब कोई दारू पिलाने का, ऐसा कि कांग्रेस ने दारू पिलाई? एविडेंस मैं नहीं दूंगा। हरियाणा में 8 तारीख को विधानसभा चुनाव के आए नतीजों के बाद कांग्रेस को जो करारी शिकस्त मिली है उसको कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। लगातार ईवीएम की बैटरी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस ने चुनाव आयोग को रिकाउंटिंग के लिए एक पत्र लिखा है। उसमें लगभग 1.5 दर्जन सीटों का जिक्र किया गया है कि इन 1.5 दर्जन सीटों के ऊपर जो है वो चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा उसमें लिखा गया है कि इन 1.5 दर्जन सीटों पर गड़बड़ की आशंका है। अब वो आशंका क्या है, रिकाउंटिंग जो है वो कांग्रेस चाह रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव के नतीजे आए हैं वो अप्रत्याशित हैं, हम उनको नहीं मान रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है और वो अपना शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। 17 तारीख को हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनने जा रही है। जो शपथ ग्रहण समारोह होगा देश के प्रधानमंत्री के अलावा कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर जो है उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सुमित मेरे साथ है, बातचीत करेंगे। सुमित, क्या लगता है कांग्रेस को जो 37 सीटें मिली हैं और जो एक माहौल प्रदेश में बनाया जा रहा था, एग्जिट पोल से जो नतीजे आ रहे थे, अब उसमें कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है और उस हार को जो अब कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और कह रही है कि ईवीएम की बैटरी में गड़बड़ है। लगभग 1.5 दर्जन के करीब सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस दोबारा काउंटिंग चाहती है। क्या इन चीजों से कुछ फेरबदल हो सकता है? नतीजों में क्या गुंजाइश है? सबसे पहले मोहित भाई, आपकी टीम का स्वागत है और जितने आपके हमारे साथी दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अपने को सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं राम राम नमस्कार करता हूँ। और जो मुद्दा आज आपने उठाया, जिस पे आप बात आप करेंगे अभी, कि भाई कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज करवाई है चुनाव आयोग में जा कर के, तो मैं इसे कांग्रेस की बौखलाहट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं देख रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्जिट पोल पे ही ना जाएं। पूरे हरियाणा का किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी उम्र का मतदाता, उसको ये नहीं लग रहा था कि भाई कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी या भाजपा की सरकार आएगी। तो ये इन्होंने बहुत भयंकर भूल करी है और उसी की वजह से ये आ रहे हैं। घर आती सरकार के ने ठोकर मारी है और अब जो ये जितने एफर्ट्स ये करने लग रहे हैं चुनाव आयोग के, किया भाई ईवीएम की बैटरी कितने % तक चार्ज थी, 90% थी, ये सब के सब बहाने हैं। आखिर में जो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है, मैं इस कल्चर के पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्योंकि मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ तो मैं ये पूछना चाहूँगा कांग्रेस वालों से कि वे राजवीर फरटिया लोहारू में कितनी वोटों से जीते हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ करनी थी तो फिर राजवीर फरटिया को क्यों जिता दिया। जेपी दलाल इतने कद्दावर मंत्री रहे और इतने कम मार्जिन से अगर ब्रिजेंद्र हारे हैं तो ब्रिजेंद्र को 50 से भी कम वोटों से क्यों हरा दिया उस सीट को। रोहतक में आ जाओ आप, मनीष ग्रोवर कितनी वोट से आ रहे हैं कोई। तो अगर ईवीएम की घोटाले की, ईवीएम के गड़बड़ी की अगर बात आप करोगे तो ये चीज़ें जचती नहीं हैं। इससे परे जा कर के कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए था और बैठ करके अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ, जो जिस पदों के ऊपर बैठा था उसको अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ ये लेनी चाहिए थी इस बात की
कि भाई कहाँ कहाँ किस किस से कितनी कितनी भूल चुक हुई है। अच्छा सुमित, एक बात बताइए, कांग्रेस की करारी हार हुई है, उस हार के पीछे आपको क्या लगता है? चुनाव नतीजे आगे सारी चीजें स्पष्ट हैं, क्या लगता है कौन से 5 ऐसे कारण रहे कि कांग्रेस हारी और बीजेपी जीत गई? बीजेपी हारा हुआ गेम जीत गई और कांग्रेस जीता हुआ गेम हार गई। वो कौन से 5 कारण रहे जो बीजेपी को फायदा कर गए और कांग्रेस को करारी शिकस्त दे गए? कांग्रेस भाजपा के ट्रैप में फंस गई। आप पिछले लोकसभा चुनाव 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तब से लेकर के नायब सैनी जी की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनको उठा करके देख लो। नायब सैनी जी कांग्रेस का कहीं जिक्र ही नहीं करते थे, वो केवल हुड्डा को टारगेट करते थे। भूपेंद्र हुड्डा बताएं, भूपेंद्र हुड्डा ने ये किया, हुड्डा साहब बताएं। उनके फेसबुक पे या उनके जो ट्विटर हैं, जितने भी अकाउंट हैं सोशल मीडिया जहाँ से वो अपने वही सूचनाएं देते हैं, वो आप उठा करके देख लें कि उनके टारगेट पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। यानी कि ये भाजपा की एक रणनीति थी कि उनको टारगेट बनाना है भूपेंद्र हुड्डा को, और वो उसमें कामयाब हो गए। कांग्रेस उनके ट्रैप में फंस गई। जो चुनाव भाजपा वर्सेज कांग्रेस होना था, वो चुनाव भाजपा वर्सेज कांग्रेस न रहकर वो चुनाव भाजपा वर्सेज हुड्डा हो गया। ऐसा आपने भी पूरे हरियाणा में देखा होगा। पूरे हरियाणा में कांग्रेस का कहीं जिक्र नहीं था। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जरूर कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन उन स्टार प्रचारकों में से कोई शायद ही आपको, राहुल गांधी अगर हरियाणा में आए हैं तो आपने देख लिया होगा, उसके अलावा कोई स्टार प्रचारक आपने देखा ही नहीं होगा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से कोई गया हो। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सुबह अपना ये निकल जाते थे हेलीकॉप्टर लेकर के, पूरे हरियाणा में एक मैसेज इन्होंने दे दिया कि ये सरकार कांग्रेस की नहीं बन रही है, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ तक कि जो प्रचार के तौर पर जो संगीत इंडस्ट्री का, जो म्यूजिक इंडस्ट्री का सहारा लिया जाता है कलाकारों के माध्यम से, जो गाने बनाए गए थे और जो लोगों की जुबां पर चढ़ गए थे कि भाई हुड्डा जी आएंगे अब कर हरियाणा में, तो ये जो हुड्डा जी आएंगे अब कर हरियाणा में, इस नारे ने कांग्रेस का पतन की पटकथा लिख दी थी। अदरवाइज 70 सीट इनकी आनी थी, और 70 सीट जो आ रही थी वो कांग्रेस के एफर्ट्स यानी कि मेहनत की वजह से नहीं आ रही थी। वो आ रही थी कि हर वर्ग, व्यापारी भी है उसमें, छोटा दुकानदार भी है उसमें, किसान भी है, मजदूर भी है, ग्रामीण भी है, कोई किसी भी तरह का भाई किसी जॉब करने वाला कोई भी कर्मचारी है, हर वर्ग भाजपा से दुखी था और उनकी वोट नहीं डालना चाहता था। अगले पॉइंट पे मैं अगर आऊं, पूरे चुनाव में भाजपा की तरफ से कोई भी गलतियां नहीं हुई हैं। एक आध छुटपुट को छोड़ करके आप एक भी कोई ये पॉइंट नहीं कर पाओगे, अंडरलाइन नहीं कर पाओगे कि भाजपा ने कोई गलती करी हो, खासकर बुद्धिजुबानी को लेकर के, बयानबाजियों को लेकर के। जबकि कांग्रेस की तरफ आ जाओ, कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने तो पूरे चुनाव में बकवासबाजियां करने के अलावा इनके नेताओं ने कुछ किया ही नहीं। पूरा हरियाणा जानता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बकवासबाजियां करनी शुरू कर दी थी। हुड़दंगी, किलकी मारना, अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, ये सारी चीज़ें, ये गलत मैसेज हरियाणा की जनता के भीतर गया। और उससे भी आगे आप चले जाओ तो फूट, शमशेर गोगी को देख लो, वो मौके के विधायक थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हम अपना घर भरेंगे। जीटी रोड बेल्ट पे आ जाओ, आप फरीदाबाद तक चले जाओ, इनके जितने भी प्रत्याशी थे, कोई 50 नौकरियों पे 50 वोट पे एक नौकरी देने की बात कर रहा। और उसके बाद आप चले जाओ जेपी जो कलायत से, उनने भाई एक बुजुर्ग को लात मारना, या भाई लाली लिपस्टिक पाउडर वाली बात करना, महिलाओं के प्रति टिप्पणी। आप नारनौंद में चले जाओ, वहाँ जो कुछ हुआ पूरे हरियाणा ने देखा। तो ये सारी की सारी जो गलतियाँ हुई हैं, तो वो गलतियाँ कांग्रेस की तरफ से हुई हैं, ना कि भाजपा की तरफ से। और भाजपा चुपचाप उनको भुनाती चली गई, और जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में किसी को भी इस बात का अंदेशा अनुमान नहीं था कि भाई ऐसा होएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं सबसे बड़ी गलती अगर किसी की मानता हूँ तो मैं वो गलती मानता हूँ अपने राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जब टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ था, आप टिकट पूरी बांट नहीं पाए हो, टिकटें आप बांट नहीं पा रहे हो, नामांकन का आखिरी दिन आ गया है, टिकटें बट नहीं रही हैं, और राहुल गांधी जी चुनाव को बीच में छोड़ करके अमेरिका चले गए। उन्होंने हरियाणा में आकर के चुनाव को मैनेज नहीं किया। चुनाव के दौरान वो वोटिंग से 3-4-5 दिन पहले उन्होंने हरियाणा में आना स्टार्ट करा, और हरियाणा में आकर के जैसे वो गोहाना में आए,
तो मुद्दों पे बात नहीं करी। वो जैसे कि भाई जलेबी खाई मैंने, भाई प्रियंका को मैसेज किया, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, वो ये कोई मुद्दों की और ज़मीन से जुड़ी हुई बातें नहीं थी, ये सारी की सारी फिजूली बातें थी। वो मजाक का पात्र बने और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती चली गई, बहुत सारी गलतियाँ ऐसी इनसे हुई हैं। ओवरऑल जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई गलतियाँ कांग्रेस ने ज़्यादा करी, भाजपा की सरकार बन नहीं रही थी, उन सबको पता था। भाजपा के रोहतक का जो इनका अपना प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे सन्नाटा था, कोई गाड़ी सिंगल वहाँ पे खड़ी नहीं थी और इनके ऑफिसों में सब जगह जश्न का माहौल था। लेकिन ये थोड़ी जल्दबाजी करके, अपने देसी में कहावत है कि आदमी ने कच्चा ताता खाने से बचना चाहिए, तो ये ज़्यादा उत्साह में, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के इनने ना केवल ताता खाया, इनने कच्चा खाने की सोची। अच्छा, एक बात है, जो अभी ये जो कह रहे हैं 1.5 दर्जन के करीब सीटें हैं कि इनके ऊपर रिकाउंटिंग हो जाए तो उम्मीद है कि भाजपा को जो है 37 से 50, 55, 57 सीटों पर पहुंचा सकती है। लगता है ऐसी गुंजाइश है ईवीएम में, चुनाव आयोग इनकी उस अपील को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कुछ है? देखो, अगर उनको कहीं लगता है, मैं इस बात पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कि वो उनको हक नहीं है। अगर उनको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है तो उनको अपनी आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए, लोकतंत्र उनको हक देता है। लेकिन बात आती है टेक्निकली देखा जाए या सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि आम तौर पे जो नज़र वाइब्स जो आती हैं वो देखा जाए, वो इनकी लिपापोती के अलावा कुछ नहीं, इनको पता है सारी चीज़ों का। शमशेर गोगी ने बयान दिया कि भूपेंद्र हुड्डा वहाँ रैली करने गए असंध में, लेकिन पूरी जनसभा में अपने भाषण के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने शमशेर गोगी का नाम नहीं लिया, वोट की अपील ही नहीं करी। अपने लोगों को आप हराना खुद चाहते हो और आरोप ईवीएम के ऊपर लगाते हो। बिल्कुल पड़ोस में महम हल्के में तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आशा हुड्डा जी, अपने विनेश फोगाट, इन्होंने इतने बार चक्कर काटे, वोट की अपील करी, जबकि इनके खुद के जरूरत तक जर्जर सोनीपत में आने वाले राय में एक बार भी जाकर के इन्होंने कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी कोशिश? ब्रिजेंद्र जो केवल 30-40 वोटों से हार गया, वो कितना बड़ा डेंट वहाँ उन कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने मतलब वहाँ पे मारे हैं, तो उनको भी मैनेज करने की कोशिश क्यों नहीं करी गई? आप गोहाना में चले जाओ, गोहाना में हर्ष शिकारा टिकट मांगने लग रहा था कांग्रेस से, और वही कह रहा था कि भाई मैं कांग्रेस की सरकार आए, मैं इस बात में खुश हूँ, मेरे को टिकट दी जाए। उसने अपना भाई 20,000 रुपये की जो इन्होंने फीस रख रखी थी, वो फीस भर के बाकायदा अपना भाई आवेदन भी कर रखा था। लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि पहले तो इन्होंने सीटिंग गेटिंग को ही टिकट बांट दी, सारी की सारी सीटिंग गेटिंग करके ही अगर इन्होंने टिकट बांटनी थी तो फिर ये जो और टिकटार्थियों के पैसे क्यों बर्बाद थे? एक हल्के से 80-80 टिकटार्थी 20-20 हज़ार रुपये करके बैठे हैं और आप उनको ठेंगा दिखाने लग रहे हो बाद में। ऐसे कितने एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। टिकट किन को बांटी इन्होंने? रणदीप सुरजेवाला ने अपने बेटे को दिलवा दी, जेपी ने अपने बेटे को दिलवा दी, रणदीप सुरजेवाला की भांजी मनीषा सांगवान को टिकट दे दी गई, बंसीलाल के पोते को टिकट दे दी, बंसीलाल के दामाद को टिकट दे दी, सोमवीर शोरान को। तो ये इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सब के सब ने क्या करा कि अपने अपने चहेतों को सेट करने की कोशिशें करी। अब ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते रहो, क्या फायदा उस बात का? मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में ये लगा कि भाई सरकार आ रही है, अपने लोगों को विधानसभा में भेज दो, सेट कर लो। और सरकार अगर आने लग रही थी, इनको अगर मैंडेट मिलने लग रहा था, तो मैं फिर कहता हूं वो इनकी वजह से नहीं था, वो पब्लिक में गुस्सा था। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी भाजपा के खिलाफ और इन्होंने उसको भुनाना चाहा, और भुनाना नहीं, ये आगे ज्यादा लोभ में इनने सोचा कि सब कुछ तुम अपना भर लो। मेरे को आप एक चीज बताओ, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, अभय चौटाला ने एक रैली करी थी बहुत बड़ी, और अब चौटाला उस रैली में उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहूँ। खड़गे जी को उन्होंने बकायदा अपनी रैली में इनवाइट भी किया था। तो खड़गे जी का एंड टाइम पे जब वहां आने से किसने रोका? क्यों नहीं आने दिया? सत्यपाल मलिक जी का कल इंटरव्यू में देख रहा था मनदीप पुनिया के साथ, उन्होंने बकायदा ये कहा कि मैं हरियाणा में आके प्रचार करना चाहता था, और मैंने बकायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था कि मैं हरियाणा में काम करना चाहता हूँ। एक बार भी भूपेंद्र हुड्डा ने फोन करके उनको नहीं कहा कहीं पर भी। आप आ जाओ आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने वाले मेरे को एक चीज बताएं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कितनी सीटों से शुरुआत करी थी, आज वहां पे सरकार बनी बैठी है। आम आदमी पार्टी इसी चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में एक विधायक बना करके बैठी है। हरियाणा में लोकसभा में अगर गठबंधन था तो विधानसभा में क्यों तोड़ दिया?
भाई 5, 7, 8 जो उनके हक की बनती थे उनको सीट दी जानी चाहिए थी। इनके ओवर कॉन्फिडेंट ने और इनके लोभ ने कि भाई सब कुछ सरकार आने लग रही है, इनको रिपोर्ट गई, रिपोर्ट गलत नहीं थी, सरकार आने भी लग रही थी, लेकिन उसका लोभ इनके अंदर क्या आ गया कि इसको सारे को थम में थम हजम कर जाओ। तो ये जो चीजें हुई हैं, इन चीजों ने ही इनका भाई नुकसान करा। और ये डेंट इनका को नहीं लगा। ये तो पहले 30 आए थे, ये 37 हो गए, ये तो विधानसभा में बैठेंगे, ये तो एमएलए हॉस्टल में लौटेंगे, भाई मौज ले होंगे, इनके कुछ नहीं फर्क पड़ना। फर्क तो उस किसान का पड़ना ना, किसान के आम घरों के उस बेटे का पड़ना ना, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया थे गामा में, विरोध करा करते, जिनके माथे, हमारे बुजुर्गों के माथे से खून बया करता। हमारे हरियाणा की वो जो हमारी बूढ़ी अम्माएं थी जो किसान आंदोलन में जा रही थी और जिनके माथे से खून निकला करता, भाई नुकसान तो उनका होया, इनका क्यों होया भाई? इनके बेटे बॉर्डर पे जाकर लड़ाई थोड़ी लड़ा करते, जेपी का बेटा थोड़ी लड़ा करता, रणदीप सुरजेवाला का बेटा थोड़ी लड़ा करता। आप नौकरियां बांटने की बात करने लग रहे हो। इनने सोचा कि वही 2004 और 2009 का दौर है, आप नौकरियां बांट बांट करके आप जिस लोकतंत्र को ठेंगा दिखाओगे, आप निकम्मे नकारा लोगों को नौकरियों में भर्ती करोगे, आप एक पढ़े लिखे और लायक बच्चे को आप घर पे बिठा करके रखोगे। समय बदल गया भाई। इनकी बदतमीजियां, इनकी उलूल जुलूल बातों ने इनको हरवाया है। ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते रहो, ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने का कोई औचित्य बनता नहीं है। बाकी भाई हक है भाई लोकतंत्र में, हम अपना यो प्रोपेगेंडा अगर हमने करना है तो करते रहो। ठीक है, तो ये सारा हालात जो है वो हरियाणा प्रदेश में बने हैं। कांग्रेस की हार क्यों हुई, वो 4-5 कारण जो मेन थे वो सुमित ने बताए हैं। इसमें एक बात और भी मैं आपको कहूँगा कि कांग्रेस से गोकुल सेतिया विधायक बन करके आया है युवा लड़का सिरसा से। मैं 2 दिन से उसकी वीडियो देखने लग रहा हूँ। उसने सिरसा में तांडव मचा रखा है लड़के ने। उसने दिखा दिया कि विधायक क्या चीज होता है। वो तहसीलदार को फोन करके कहने लग रहा है कि मेरे आदमी से एक पटवारी 10,000 रुपये लिए हैं और मेरे विधायक बनने से पहले जो चीजें होगी, मैं कुछ नहीं कहता, आने वाले टाइम में चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी और अगर सुधार नहीं होएगा तो मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। मैंने आज गोकुल सेतिया की एक वीडियो देखी। वो अलग अलग महकमों के दफ्तर में जाकर के जो जिले का जो सबसे बड़ा अफसर है, अधिकारी है, एससी है, उसके साथ बैठ करके वो सारी चीजों पर डिस्कस करने लग रहे हैं। वो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से पूछने लग रहे हैं कि हाँ भाई बताओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। वो बताने लग रहा है उसको कि भाई इतने एसडीओ नहीं है। वो बताने लग रहा है कि मेरे को आप लिस्ट बढ़ा करके दो कि इतनी पोस्ट वैकेंट है। मैं विधानसभा में भले ही हमारी सरकार ना बने हो लेकिन मैं आवाज उठाऊंगा मेरे हल्के के लिए, मेरे शहर के लिए। ऐसे लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो इनेलो के हों, चाहे वो हजपा के हों, चाहे वो जजपा के हों, ऐसे लोगों को हमें अप्रोच करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज वही कांग्रेस है, उसी कांग्रेस में एक तो गोकुल सेतिया है, उसी कांग्रेस में एक जस्सी पेटवाड़ है, उसी कांग्रेस में बलराम दांगी है। बढ़ने के बाद इनका अहंकार ही खत्म होने का नाम नहीं ले रखा हो रहा। जस्सी पेटवाड़ की आप कल का इंटरव्यू देखो, आपको उसका वीडियो देखते हुए शर्म आएगी। वो उसका जो प्रतिद्वंद्वी था, जो कैप्टन अभिमन्यु, जो उसके सामने चुनाव फाइट कर रहे थे, ठीक आपने चुनाव फाइट कर लिया, आप एक दूसरे में मित्रतावत एक दूसरे को बधाइयां दो, शुभकामनाएं दो, आप हल्के के विकास की बात करो। वो जस्सी पेटवाड़ उसको घटिया है, नीच है, ऐसा आदमी है, गंदा आदमी है, ये आदमी। अरे चुनाव आप विधायक बन करके आगे हो, विजन की बात कर भाई। ये पूरा प्रदेश का युवा तेरी इन बकवासों को सुनने के लिए नहीं बैठा है। यही चीजें आप रोहतक में लेकर के आ जाओ। इसी कांग्रेस का विधायक बलराम दांगी का आप देख लो, सारा महम पहले तो ये कहा करते कि बलराज कुंडू बाहरी है, आज वो सारा महम बलराज कुंडू के पीछे पड़ रहा है कि बसें क्यों बंद कर दी। भाई उसने बसें बंद कर दी, हमने दारू भी तो पिलानी बंद कर दी। वो बस चला के वोट मांगा था, तम दारू पिया के वोट मांगा था, हमने दारू पिलानी बंद क्यों कर दी। एविडेंस है सरपंच साहब कोई दारू पिलाने का, ऐसा कि कांग्रेस ने दारू पिलाई? एविडेंस मैं नहीं दूंगा, ये जितने हमारे साथी दर्शक है ये बता देंगे। 1031 उम्मीदवार थे पूरे हरियाणा में, ऊपर के 31 उम्मीदवारों को छोड़ दो, 1000 विधायक के जो उम्मीदवार थे सब के सब शराब पिलाकर ने। और तो छोड़ो, जो नियर एंड डियर होते हैं उनको भी रात को बैठते ही भाई ब्लेंडर प्राइड की, 100 पाइपर की, टीचर की बोतल चाहिए। ये कल्चर बना रखा है ये हमारी राजनीति का। और ये कल्चर मैं यूं नहीं कहता कि मैं एविडेंस आपको ला के दूंगा, सारे देश ने पता है। एक एक हल्के में, एक गांव में एक ट्रक दारू उतरा है। कोई विधायक आकर के ये कह सकता है कि नहीं शराब का चलन खत्म हो गया, इसका मतलब तो राम राज आ गया फिर भाई। इसका क्रेडिट भाजपा को दे दिया जाना चाहिए कि हरियाणा के चुनाव में शराब ही नहीं बटी।
तो ये तो बीजेपी कह रही है देश में तो अमृतकाल चल रहा है। अब उनके कहने से नहीं हो जाएगा ना, उनके कहने से नहीं हो जाएगा। उन्होंने क्या किया है कि लिपापोती करी है, उन्होंने विभागों के नाम बदले हैं, उन्होंने रोड के नाम बदले हैं, उन्होंने जिले के नाम बदले हैं। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं हो जाता। हरियाणा में हुड्डा विभाग था, उस हुड्डा विभाग का नाम बदलने से, एचएसवीपी कर देने से क्या स्टेडियम ठीक हो गया? रोहतक के स्टेडियम के आपने हालात देखे होंगे ना, जो हुड्डा विभाग के अंतर्गत आता है। भाई साहब, वहां कबूतर की बीट साफ नहीं होती। और जो चीजें में शौचालय जाकर के देखो, शौचालय अगर आपने इस धरती पे कहीं नरक देखना हो ना, तो आप हुड्डा स्टेडियम, जो राजीव गांधी स्टेडियम है रोहतक का, वहां जाकर के देखो आप। इन्होंने क्या करा, उस हुड्डा विभाग का नाम बदल के एचएसवीपी कर दिया। तो कांग्रेस अगर भाजपा अगर ये कहती है कि भाई अमृत काल आ गया है, तो उस अमृत काल को आकर के आप एक बार रोहतक के स्टेडियम में देखो। अगर भाजपा का कोई नेता मेरी बात वहां तक अगर पहुंच रही हो कि अमृत काल क्या होता है, तो ठीक है। नायब सैनी जी, आपको घर बैठे सरकार मिल गई, आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं आप अच्छा होगा, लेकिन आपकी जो सरकार थी वो डिजर्व नहीं करती थी। और लेकिन आपके नेतृत्व में अब अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम यही उम्मीद आपसे करेंगे कि आप अमृत काल अब तक तो आया नहीं था, आज्ञा आप ले आओ तो हम आपको भाई सराहना करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे और भाई आपको साधुवाद देंगे। ठीक है, तो ये सारा माहौल था हरियाणा प्रदेश का। कांग्रेस की हार, चुनावी शिकस्त, 1.5 दर्जन सीटों के ऊपर कांग्रेस की डिमांड, लोकतंत्र है, उनकी मांग जायज है। ईवीएम की बैटरी परसेंटेज के ऊपर जो मामला सारा बना हुआ है, वो सारी चीजें हार के जो 4-5 मेन कारण थे, वो सुमित ने बताए हैं, आपने सुने हैं। इसके बारे में आप लोग सोचते क्या हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।